पापा पापा, ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं? बेटा, जब भी किसी का बच्चा चाहिए होता है तो वो चिड़िया को फोन करता है एंड वो आके बच्चा दे जाती है। अरे क्या बकवास है ये। आप बताते क्यों नहीं कि बच्चे सेक्स से पैदा होते हैं? बेशरम आदमी। पापा, ये सेक्स क्या होता है? बेटा कुछ नहीं, ये आदमी तो पागल है। तू जा अपने रूम में, जा फिजिक्स पढ़ जा। अंकल जी शांत। बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें शर्माने वाली क्या बात। तो हम तो आज सेक्स, मास्टरबेशन, पीरियड्स, इन सब के बारे में एकदम ओपनली डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जैसा है वैसा ही, एकदम अनफिल्टर्ड। बट ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले हम 2 वीडियोस के अंदर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बाद आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, बट आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है? मतलब जिंदा रहने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी देनी पड़ती है। बट फिर भी हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करने की, यानी बच्चा पैदा करने की इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बिना रिप्रोडक्शन के एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू नहीं रख सकता। इसीलिए रिप्रोडक्शन इज दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले और ऑर्गेनिज्म बनाता है। पर भैया, ये ऑर्गेनिज्म अपनी फोटोकॉपी कैसे बना लेते हैं? अभी समझाता हूं। हम इस चैप्टर के अंदर सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक की रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमीबा से, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अमीबा में रिप्रोडक्शन का मतलब है एक अमीबा से 2 अमीबा बनाना। एंड ऐसा करने के लिए हमें पुराने वाले अमीबा के ब्लूप्रिंट को नए अमीबा में ट्रांसफर करना होगा, ताकि नया वाला अमीबा भी बिल्कुल पुराने वाले अमीबा जैसा ही दिखे एंड उसके जैसे ही फंक्शन करे। एंड सेल का ब्लूप्रिंट होता है डीएनए। डीएनए के अंदर सेल के बारे में सारी जानकारी होती है। डीएनए ही सेल के सभी फंक्शंस को ऑर्केस्ट्रेट करता है। तो अगर हमें एक अमीबा से 2 अमीबा बनाने हैं तो सबसे पहले हमें इस डीएनए की एक कॉपी बनानी होगी, ताकि दोनों अमीबा को एक एक कॉपी मिल सके। क्यों, आया कुछ समझ? आ गया भैया समझ। तो अमीबा सेल डिवीजन से पहले डीएनए की कॉपी बनाने के साथ साथ सेल ऑर्गेनेलीज की भी कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज बना लेता है। एंड डिवीजन के टाइम पे हर एक अमीबा को एक एक डीएनए की कॉपी, कुछ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज मिल जाती हैं। एंड वोला, हो गया अमीबा में रिप्रोडक्शन। अब लीशमेनिया भी अमीबा जैसा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें एक टेल प्रेजेंट होती है। तो दोनों सेल में ये टेल इक्वली आए, इसीलिए लीशमेनिया एक वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करता है, जबकि अमीबा किसी भी डायरेक्शन से ब्रेक हो जाता है। बाकी सब कुछ दोनों में बिल्कुल सेम है, बस डिवीजन की डायरेक्शन का डिफरेंस है। इसी तरीके से यीस्ट भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें फर्क ये है कि यीस्ट का जो नया बच्चा निकलता है वो ओरिजिनल पेरेंट सेल से छोटा होता है। एंड जब ये छोटा सेल पेरेंट सेल से निकल रहा होता है तो ये एक प्लांट की बड जैसा दिखता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करता है उसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेल का डीएनए एक नहीं मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। एंड डिवीजन के टाइम पे एक प्लाज्मोडियम मल्टीपल बेबी प्लाज्मोडियम्स में ब्रेक हो जाता है। भैया मतलब बेसिकली इन सभी ऑर्गेनिज्म में एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है एंड इनके लिए यही रिप्रोडक्शन है। एग्जैक्टली, दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फिजन। फिजन मतलब टूटना। अब लीशमेनिया, अमीबा एंड यीस्ट के अंदर एक सेल 2 में टूट रहा है, इसीलिए इसे हम बाइनरी फिजन बोल देते हैं। बाइनरी मतलब 2 एंड फिजन मतलब टूटना। एंड सिमिलरली प्लाज्मोडियम के अंदर एक सेल मल्टीपल प्लाज्मोडियम बनाता है, इसलिए इसे हम मल्टीपल फिजन बोल देते हैं। ठीक है भैया, आ गया ये तो समझ। हाँ हाँ, मुझे भी आ गया समझ। जाके अपनी मम्मी से पूछ ले जरा, जा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले है स्पाइरोगायरा, जो कि एक एल्गी है। इसका स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, इट इज नथिंग बट अ चेन ऑफ सेल्स एंड इसके अंदर रिप्रोडक्शन तो और भी ज्यादा सिंपल है। स्पाइरोगायरा में रिप्रोडक्शन के टाइम पे वोटर फोर्सेस की वजह से या फिर किसी और फैक्टर से स्पाइरोगायरा सिंपली टूट जाती है ना। हम जानते हैं कि स्पाइरोगायरा इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, इट इज नथिंग बट अ चेन ऑफ सेल्स। तो जो टूटने के बाद नई फ्रेगमेंट बनती है दैट इज नथिंग बट अ न्यू स्पाइरोगायरा। एंड अब ये नई फ्रेगमेंट के सेल्स डिवाइड करके इलोंगेट हो जाते हैं। वियर्ड राइट? दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अगर बच्चे पैदा करना इतना आसान है तो मैं भी 2 पार्ट में क्यों नहीं टूट सकता? इसकी मां की भी जरूरत ना पड़ती। अच्छा क्वेश्चन है अंकल जी, बट समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपकी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो एक पार्ट के पास हार्ट नहीं होगा, दूसरे के पास ब्रेन नहीं होगा, एंड एक पार्ट दूसरे के बिना सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। खैर अब क्या कर सकते हैं? चलिए अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही फैसिनेटिंग एनिमल के बारे में बताता हूं, जो कि है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर स्पाइरोगायरा के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर कुछ डिफरेंट टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, बट फिर भी अगर मैं एक प्लेनेरिया को कुछ पार्ट्स में कट कर दूं तो ईच पीस कैन फॉर्म अ न्यू प्लेनेरिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लेनेरिया के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जरूरत आने पर बॉडी का कोई भी पार्ट फॉर्म कर सकते हैं। So even a tail of planaria can form the full planaria. Crazy, right? This form of reproduction in planaria is called regeneration. बेटा काश ये सेल मुझ में होते। नहीं अंकल जी, आप अपने आप को प्लेनेरिया से कंपेयर मत कीजिए। हमारा स्ट्रक्चर प्लेनेरिया के कंपैरिजन में बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्लेनेरिया तो कट करने के बाद भी सरवाइव करता है, जब भी तो ग्रो कर पाता है। और अगर मैं आपको पीसेस में कट कर दूं तो हाँ आ गया समझ। चलिए अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। नए प्लांट्स लगाने के लिए हमेशा हमें सीड्स की जरूरत नहीं होती। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स तक से नए प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं। मतलब भैया आपने कभी पुराने रखे हुए आलूओं में ऐसी बर्ड्स निकलती हुई देखी हैं? दीज बर्ड्स आर नथिंग बट न्यू प्लांट्स। अगर आप इन बर्ड को कट करके सॉइल में प्लांट कर दो तो ईच ऑफ देम कैन फॉर्म अ न्यू पोटैटो प्लांट। सिमिलरली एक प्लांट है ब्रायोफाइलम। इसकी खास बात यह है कि इसकी लीफ में भी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आप इसकी लीफ को प्लक करके सॉइल में प्लांट कर दो तो इवन दैट कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्लांट का स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है एंड बहुत से प्लांट के बहुत से पार्ट्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो पूरा नया प्लांट बना लें। जैसे अगर मैं एक रोज की स्टेम को कट करके प्लांट कर दूं तो दैट कैन फॉर्म अ न्यू रोज प्लांट। एंड प्लांट्स की इसी खूबी को एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है। बहुत से प्लांट्स जैसे रोज, ग्रेप, शुगर केन, पोटैटो को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही ग्रो किया जाता है। एंड इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो किए गए प्लांट्स जल्दी फ्रूट्स देते हैं एज कंपेयर टू सीड से ग्रो किए गए प्लांट। एंड इन प्लांट का जेनेटिक मटेरियल पेरेंट प्लांट के बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होता है। इसका मतलब क्या है ये आपको आगे जाके इस चैप्टर में समझ में आएगा। हाँ बेटा, मैं भी गार्डन में रोज को स्टेम से ही उगाता हूँ। अरे वाह दादा जी, हमने तो अभी प्लांट्स में बडिंग देखी, पर क्या आप जानते हैं कि एक मल्टी सेलुलर एनिमल भी है जिसके अंदर बडिंग होती है? जी हाँ, हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जिसको जब रिप्रोड्यूस करना होता है वो सिंपली एक बर्ड की फॉर्म में नए बेबी हाइड्रा को बनाकर रिप्रोड्यूस कर लेता है। इसके पीछे भी वही सेम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे बर्ड की फॉर्म में नए हाइड्रा को बना देते हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज कॉल्ड बडिंग। तो क्या आप दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन समझाने वाला है? अरे नहीं अंकल जी, ये सारे आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं इसीलिए बताया।
चलिए इसी बात पे मैं आपको राइजोपस में रिप्रोडक्शन समझाता हूँ। राइजोपस इज अ फंगस जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसके ऊपर जो ये गोले गोले प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर सेल डिवीजन से बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। दीज स्पोर्स आर नथिंग बट राइजोपस के सेल्स जिनके ऊपर एक टफ कवरिंग प्रेजेंट है। अब जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होते हैं तो बहुत सारे स्पोर्स एयर में फैल जाते हैं, एंड जब ये स्पोर्स किसी न्यूट्रिशियस एंड वेट सरफेस पे गिरते हैं जैसे कि हमारी ब्रेड, तो दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू राइजोपस। है ना कूल? दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। अरे वाह बेटा वाह। अच्छा ये बताओ, अब तक तूने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनमें तो एक ही ऑर्गेनिज्म ने बच्चे पैदा कर दिए। मतलब हमारा चिंटू तो मेरे और तेरी आंटी दोनों के कंट्रीब्यूशन से हुआ था, पर इन्होंने तो एक ही पेरेंट ने ही। जी हाँ अंकल जी, अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उन सब में एक सिंगल पेरेंट से ही बच्चे पैदा होने की कैपेसिटी थी। एंड ये रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब तक हमने जितनी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स देखे, दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक के अंदर हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद हम अपनी असली चीज पे जाएंगे जो कि है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।